हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो घटना चक्र द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट नंबर 4 है, जिसके अंतर्गत हम लोग जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और यह कंबाइंड फुल टेस्ट होगा जिसमें हम लोग 150 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यूपी पीसीएस 2024 के लिए कंबाइंड एक प्लेलिस्ट जो है बना दिया गया है, जिसमें जो भी प्रैक्टिस सेट यूपी पीसीएस 2024 के लिए कराए जाएंगे वो सारे प्रैक्टिस सेट एक जगह आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो जो वीडियो आप लोग जो प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व कर पाएँ वो प्लेलिस्ट में जा कर के उसे सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोग कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग जितने भी 150 क्वेश्चंस जो सॉल्व कराए जाएंगे उसकी उनको आप लोग खुद सॉल्व करिए और देखिए कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं। लास्ट में एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा और वीडियो अच्छे से सॉल्व करिए। जो भी क्वेश्चंस इसमें सॉल्व कराए जा रहे हैं उनको अच्छे से सॉल्व करिए और कोशिश करिएगा कि उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी फैक्ट हैं, उनको आप अच्छे से सॉल्व कर लें, जिससे कि उससे रिलेटेड कोई भी डाउट ना रह जाए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसमें देखिए घटना चक्र के 5 प्रैक्टिस सेट जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों का और आएगा। उसके बाद फिर से जो है आपके जो दृष्टि आईएएस के प्रैक्टिस सेट मार्केट में आए हैं 2024 के लिए, उसको प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। जो भी अच्छे मटेरियल्स हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं मार्केट में भी यूपी पीसीएस 2024 के लिए, उन सबको जो है प्रॉपर अच्छे से सॉल्व कराया जाएगा। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके और प्रैक्टिस सेट्स या जिस क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन हो उसे एक बार फिर से देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सात निम्नलिखित में से कौन से सतत विकास लक्ष्यों के तहत 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं रखा गया है? निर्धनता की समाप्ति, जलवायु कार्यवाही, जवाबदेह उपभोग एवं उत्पादन, सशस्त्र संघर्षों पर रोक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। एसडीजी लक्ष्य में सशस्त्र संघर्षों पर रोक लगाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें निर्धनता की समाप्ति, एसडीजी फर्स्ट जो है, या निर्धनता की समाप्ति नो पॉवर्टी की बात करता है। जलवायु कार्रवाई की बात करें, क्लाइमेट एक्शन की, तो यह जो है आपका एसडीजी गोल 13 है, जिसमें जलवायु कार्रवाई या फिर इसे क्लाइमेट एक्शन की बात की गई है। जवाबदेह उपभोग एवं उत्पादन की अगर हम बात करें तो यह आपका एसडीजी गोल 12 है, जिसमें जवाबदेह उपभोग एवं उत्पादन की बात की गई है। तो निर्धनता की समाप्ति, जलवायु कार्यवाही और जवाबदेह उपभोग एवं उत्पादन, यह तीनों जो है यह सतत विकास लक्ष्य हैं, लेकिन सशस्त्र संघर्षों पर रोक लगाना यह आपके सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये भी याद रखिएगा कि इसे जो है 2015 में घोषित किया गया था और ऐसा टारगेट, ऐसा लक्ष्य रखा गया था कि 2030 तक इन सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। FIH हॉकी विश्व कप 2024 के पहले संस्करण में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान या फिर कतर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका जो आयोजन है ओमान में किया गया था। ओमान की राजधानी मस्कट में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जो महिला महिला वर्ग का जो पहला संस्करण था, इसकी विजेता नीदरलैंड थी और इसकी उप विजेता जो है वो भारत थी, यह याद रखिएगा। जो महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन किया गया था, इसका विजेता नीदरलैंड है और उप विजेता भारत है। इसका आयोजन ओमान की राजधानी मस्कट में किया गया था। पुरुष वर्ग के विजेता भी नीदरलैंड ही था। पुरुष वर्ग और महिला वर्ग इन दोनों का विजेता नीदरलैंड था, लेकिन महिला वर्ग में उप विजेता भारत था और पुरुष वर्ग में उप विजेता जो है वह मलेशिया था। तो दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आयोजन कहाँ किया गया था? ओमान की राजधानी मस्कट में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान असम, गोविंद सागर, देखिए यही आपका गलत है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो यह जो है आपके असम राज्य में नहीं बल्कि कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश में। अन्य तीनों विकल्प आपके सही सुमेलित हैं और यह भारत की जो हॉट स्पॉट क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए,
इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। बोर टाइगर रिजर्व कहाँ है? बोर टाइगर रिजर्व जो है यह आपके महाराष्ट्र में है। वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है यह है बिहार में। काली टाइगर रिजर्व जो है जिसे डंडेली अंसी के नाम से भी जाना जाता है यह आपके कर्नाटक राज्य में है। और सरिस्का है राजस्थान में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 4 2 3। 1 4 2 3 ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जैव ईंधन की फसल है? करंज, महुआ, जेट्रोफा। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों फसल जो है, ये तीनों फसलें जो हैं यह जैव ईंधन के अंतर्गत आती हैं। करंज, जेट्रोफा और महुआ यह तीनों जो है जैव ईंधन के अंतर्गत आती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यूट्रिफिकेशन संबंधित है किससे? ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण या फिर वायु प्रदूषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यूट्रिफिकेशन का जो संबंध है वो जल प्रदूषण से है। जल में जब रासायनिक के जो तत्व हैं उनका जब बहुत मात्रा में वहन होता है, परिवहन होता है, नदी वगैरह में, नदी हो गया, तालाब हो गया, तो उसमें क्या है कि यूट्रिफिकेशन के कारण उसमें पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वहाँ पे जो कवक वगैरह हैं, शैवाल वगैरह हैं, उनकी वृद्धि होने लगती है। और उसमें जो ऑक्सीजन है, जल का जो बीओडी है, बायो ऑक्सीजन डिमांड जो है यह धीरे धीरे कम होने लगता है, सॉरी धीरे धीरे अधिक होने लगता है। ठीक है, ऑक्सीजन की उसमें कमी होने लगती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जल प्रदूषण से संबंधित है यूट्रोफिकेशन। तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किस देश में किया गया है? फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर इंग्लैंड। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस में इसकी प्रतिमा का आयोजन किया गया। फ्रांस की सेरजी जो शहर है वहाँ पे तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तिरुवल्लुवर जो संगम साहित्य का जो तिरुकुरल, उसकी रचना जो है तिरुवल्लुवर द्वारा की गई थी। और तिरुकुलर को 3 भागों में बांटा गया है, धर्म, अर्थ और काम। ठीक, कहाँ पे आज इसका मूर्ति का अनावरण किया गया? फ्रांस के सेरजी शहर में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? सुरेंद्र सिंह, हार्दिक सिंह, कृष्ण बहादुर पाठक या फिर हरमनप्रीत सिंह। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। हार्दिक सिंह को जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा पुरुष खिलाड़ी इन्हें जो है प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्लेयर ऑफ द ईयर की अगर हम बात करें तो पुरुष वर्ग में हार्दिक सिंह को चुना गया है जो कि भारत के हैं। महिला वर्ग में जैंडे वार्ड को चुना गया है जो कि डच महिला है। और गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है पिरमिक, पुरुष वर्ग में पिरमिन ब्लाक को, ये भी डच के हैं। और महिला वर्ग में सविता पूनिया को चुना गया है जो कि भारत की कप्तान है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। पुरुष वर्ग में हार्दिक सिंह भारत के उप कप्तान हैं, इन्हें चुना गया है। और महिला वर्ग में सविता पूनिया को चुना गया है जो भारत की कप्तान है, किसकी? हॉकी की। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमरबेल, यह एक तना परजीवी है, सही है। चंदन की बात करें तो यह है कि जड़ परजीवी है। आर्किड जो है एक अधिपादप है, एपीफाइट है। घटपड़ी जलोद्भिद, यह गलत है। घटपड़ी जो है यह कोई जलोद्भिद नहीं है, बल्कि यह नेपेंथिस कुल का एक पौधा है जो कीटभक्षी पौधे के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेपेंथिस कुल का पौधा है, कीटभक्षी के अंतर्गत आता है। और यह उन स्थानों पर अधिक मात्रा में पाया जाता है जिस भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। वहाँ पे आपको ये जो घटपड़ी जैसे पौधे हैं, जो कीटभक्षी पौधे होते हैं, ऐसे पौधे देखने को मिलेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैव उपचार की स्वस्थानीय पद्धति में निम्न में से कौन शामिल है? कंपोस्टिंग, लैंड फार्मिंग, बायोरिएक्टर या फिर बायोवेटिंग। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। बायोवेटिंग जो है यह जैव उपचार की स्वस्थानीय तकनीकी है, इन सीटू संरक्षण है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोती झील कानपुर में है, ये आपका सही है। मथुरा झील, सूर सरोवर झील मथुरा में है, यह गलत है। बरुआ सागर है झांसी में और रामगढ़ ताल है गोरखपुर में। सूर सरोवर की अगर हम बात करें, सूर सरोवर मथुरा में नहीं बल्कि कहाँ पे है? सूर सरोवर है आपके आगरा शहर में। सूर सरोवर आगरा शहर में, ठीक है, न कि मथुरा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले नंबर पे आएगा दक्षिण परगना, कच्छ, उसके बाद उत्तरी अंडमान। ठीक है, दक्षिण परगना आएगा, जो 24 परगना है, फिर कच्छ आएगा, फिर आपका जो दक्षिण 24 परगना जो है वो पश्चिम बंगाल में है, यह पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे कच्छ है जो कि गुजरात में है।
तीसरे स्थान पे है उत्तरी अंडमान, यह अंडमान निकोबार में है, ठीक है। और चौथे स्थान पे जामनगर आता है और ये भी आपके गुजरात शहर में है। तो इसका जो 3 सर्वोच्च स्थान है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण 24 परगना, कच्छ और उत्तरी अंडमान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जनवरी 2024 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए टेस्ट मैच क्रिकेट इतिहास के नतीजे वाला सबसे छोटा टेस्ट मैच था और यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? सेंचुरियन, केप टाउन, जोहान्सबर्ग या फिर डरबन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केप टाउन में इसका आयोजन किया गया था। और यह जो टेस्ट मैच है यह कुल जो है 642 गेंदों का खेला गया था, जो कि अब तक का सबसे कम गेंदों में, या कह सकते हैं कि सबसे छोटा जो है टेस्ट मैच रहा है। और इसमें जो है भारत द्वारा 7 विकेट से जीत दर्ज की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके विजेता कौन था ये भी याद रखिएगा, भारत द्वारा इसको जीता गया था 7 विकेट से। नेक्स्ट देखिए, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास फायरवर्ड के लेखक कौन है? पेरुमल मुरुगन, नंदिनी दास, शीतल महाजन या फिर साइमा वाजिद। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरुमल मुरुगन जो है इनके द्वारा जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 प्राप्त किया गया था। और किसके लिए? फायरवर्ड के लिए। और इनका जो मूल उपन्यास था उसका नाम है आलंदा पैची। इनका जो मूल उपन्यास है वो है आलंदा पैची, ठीक, आलंदा पैची है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है जननी कन्नन द्वारा किया गया था, जननी कन्नन द्वारा किया गया था, ठीक है। और पेरुमल मुरुगन को जो है जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 प्राप्त किए हैं यह। और इसके पहले की अगर हम बात करें 2022 के जो जेसीबी पुरस्कार है वह खालिद जावेद को दिया गया था द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए, ठीक है। 2022 का जो है वो खालिद जावेद को पैराडाइज फूड के लिए दिया गया था, जबकि 2023 का जेसीबी पुरस्कार पेरुमल मुरुगन को मिला है फायरवर्ड के लिए, जो इनकी मूल रचना आलंदा पैची का अंग्रेजी में अनुवाद है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उपयुक्त में से किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापड़ी वन पाया जाता है, यह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। इन दोनों स्थानों पर जो है आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापड़ी वन देखने को मिलेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, बेवर या दहिया नामक स्थानांतरित कृषि प्रणाली किस राज्य में पाई जाती है? ओडिशा, झारखंड, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में जो स्थानांतरित कृषि है उसे बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उड़ीसा में अगर बात करें तो उड़ीसा में जो स्थानांतरित कृषि है उसे पामा विंगा धावी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पामा विंगा धावी जो है उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को वालरे या वालतरे के नाम से जाना जाता है। और झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कुरुबा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यह स्थानांतरित कृषि है, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है, दूसरा गलत है। अधिकांश जो विटामिन हैं वो मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं और इसीलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन के साथ ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी12, इनका जो संश्लेषण है वो मानव शरीर द्वारा किया जाता है, लेकिन सभी जो पोषक तत्व हैं इनका संश्लेषण नहीं होता है और यही वजह है कि इन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पहला सही है, दूसरा गलत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2023 को विभिन्न उच्च न्यायालयों के 3 मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाए हैं और उन 3 न्यायाधीशों में कौन शामिल नहीं है यह आपको बताना है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा यह शामिल है, जस्टिस आगस्टिन जॉर्ज मसीह यह भी शामिल है, जस्टिस रितु बाहरी यह नहीं है, ठीक है, जस्टिस संदीप मेहता यह भी है। तो जो 3 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में नए न्यायाधीश के रूप में जिनका चयन हुआ है उसमें सतीश चंद्र शर्मा है, आगस्टिन जॉर्ज मसीह है और संदीप मेहता है। इन 3 लोगों का चयन हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, यह जो है इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु बाह्य स्थानीय पद्धति है? राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन, जैवमंडल आगार या फिर जीन बैंक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जीन बैंक जो है बाह्य स्थानीय या फिर इक्स सीटू संरक्षण की पद्धति है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन और जैवमंडल आगार जो है यह इन सीटू या फिर
आपका जो स्वस्थान है इसके संरक्षण के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इटावा का एक जिला एक उत्पाद है, वस्त्र उद्योग। आजमगढ़ का वाद्य यंत्र, यह गलत है। गाजियाबाद का है अभियांत्रिकी उत्पाद। लखीमपुर खीरी का है जनजातीय शिल्प। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आजमगढ़ का जो एक जिला एक उत्पाद है वह क्या है? तो यहाँ का जो एक जिला एक उत्पाद है वो है आपका काली मिट्टी की जो कलाकृतियाँ हैं वह आजमगढ़ का एक जिला एक उत्पाद है। ठीक है। और अगर ढोलक की बात करें, वाद्य यंत्र जो ढोलक है यह अमरोहा का है। कहाँ का है? अमरोहा का, अमरोहा का। ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अर्थ आवर पहल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, UNFCCC या फिर जर्मनवाच। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। WWF द्वारा जो है जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जो जागरूकता है वह फैलाने के लिए प्रतिवर्ष जो है अर्थ आवर के रूप में मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को जो मनाया जाता है वह मार्च महीने के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। और इसे जो है 2023 में, यह 25 मार्च को मनाया गया था। 2023 में जो अर्थ आवर डे था वह 25 मार्च को था, और जो 2024 का अर्थ आवर डे है वह 23 मार्च को होगा। 23 मार्च को 2024 का अर्थ आवर डे होगा। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जो है अर्थ आवर डे मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है किसके लिए? आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल की वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए या फिर जल वहन के लिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आहार वहन का जो कार्य है वो फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक। जबकि इसमें जल वहन का जो कार्य है वह जाइलम द्वारा होता है। जाइलम जो है जल वहन करता है पौधों में, और जो आहार या फूड या भोजन का जो वहन किया जाता है वह फ्लोएम द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उद्गम जो है कैलाश पर्वत श्रेणी से के मानसरोवर के निकट जो आंगसी ग्लेशियर है वहाँ से होता है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। इंद्रावती और मंजीरा इसकी सहायक नदियाँ, यह गलत है। इसका जो बहाव क्षेत्र है वो तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, वर्तमान तिब्बत जो चाइना के अंतर्गत है, इन तीनों देशों में इसका बहाव क्षेत्र है। तो 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि जो इंद्रावती और मंजीरा है यह गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। किसकी सहायक नदियाँ हैं? गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, न कि आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और अगर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करें तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है वह तीस्ता, सुबनसिरी, धनसिरी, संकोश, लोहित, यह सभी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। जबकि इंदिरा और मंजीरा जो है, इंद्रावती और मंजीरा जो है यह गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। इसका सही क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, लद्दाख। देखिए जिसमें जिसमें हरियाणा है वो आप काट दीजिए। ठीक। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, गुजरात। इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमाएँ लगती हैं, जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है, राजस्थान की सीमा लगती है, पंजाब की, लद्दाख की और गुजरात की, इनकी सीमाएं जो हैं पाकिस्तान के साथ लगती हैं। और बात करें अगर पाकिस्तान के साथ, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वह पाकिस्तान के साथ कुल 3323 किलोमीटर की सीमाएं लगती है भारत की। ठीक है, पाकिस्तान के साथ। और इसके साथ भारत के जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख और गुजरात, इन राज्यों की सीमाएं लगती हैं। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को इटली के नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? सलमान खान, कबीर बेदी, अमिताभ बच्चन या फिर शाहरुख खान। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कबीर बेदी को जो है इटली के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि इटली का यह सम्मान पाने वाले यह पहले भारतीय हैं। ठीक है, इटली का यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हिमालय के नाम दिए गए हैं और उसकी अवस्थिति दी गई है। जैसे पंजाब हिमालय, या किसके किसके बीच में है? पंजाब हिमालय की अगर हम बात करें, पंजाब हिमालय जो है यह आपके सतलज और सिंधु नदी के बीच में जो है पंजाब हिमालय है। कुमायूं हिमालय जो है यह सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय है। नेपाल हिमालय जो है यह काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय है।
और जो असम हिमालय है वह तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। कहीं कहीं आपके दिहांग के स्थान पर ब्रह्मपुत्र देखने को मिलेगा, ठीक है। या कहीं कहीं पे जो आपका दिहांग है इसके स्थान पे ब्रह्मपुत्र देखने को मिलेगा। तो दोनों विकल्प आपके सही हैं, ठीक है, चाहे वो ब्रह्मपुत्र है या फिर दिहांग रहे। तो पंजाब हिमालय किसके बीच में है? सतलज और सिंधु के बीच में। कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली के बीच में है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग या फिर ब्रह्मपुत्र के बीच में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 3 1 4 2। 3 1 4 2 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? क्लोरोमाइसेटिन यह एक टाइफाइड नाशी है, और क्रिस्टल वायलेट जो है यह प्रतिरोधी है। क्विनिन की बात करें तो यह मलेरिया रोधी है। एस्पिरिन निश्चेतक नहीं, एस्पिरिन का जो उपयोग है वह दर्द निवारक के रूप में किया जाता है, ठीक, दर्द निवारक दवा के रूप में जो है एस्पिरिन का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अन्य तीनों विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 8 डिग्री चैनल यह मिनिकाय भारत को मालदीव से अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल जो है यह मिनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है। दक्कन पैसेज की अगर हम बात करें, दक्कन पैसेज लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, यह गलत है, ठीक, यह गलत है। कोको चैनल जो है या कोको द्वीप जो म्यांमार का है और उत्तरी अंडमान इसके बीच में है कोको चैनल। और दक्कन पैसेज की अगर हम बात करें, दक्कन पैसेज जो है लघु अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करता है, ठीक है, न कि कार निकोबार से। तो यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सीमेंट का शीर्ष उत्पादक देश है, यह आपका गलत है। सीमेंट का शीर्ष उत्पादक देश जो है वो चीन है, ठीक, तो पहला विकल्प गलत हो गया। भारत द्वारा सीमेंट का सबसे अधिक जो निर्यात है यह श्रीलंका को किया गया था, यह विकल्प सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। भारत द्वारा सबसे अधिक जो निर्यात है वो श्रीलंका को किया जाता है, और वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा जो सीमेंट का उत्पादक है वो चाइना है। भारत इस मामले में दूसरे नंबर पे आता है, और भारत के कुल जो सीमेंट निर्यात है उसका सबसे अधिक लगभग 84-85% जो निर्यात है वो श्रीलंका को ही किया जाता है, ठीक है। तो श्रीलंका इस मामले में पहले नंबर पे है, नेपाल दूसरे मामले में है, नेपाल दूसरे नंबर पे है, और बांग्लादेश जो है तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो श्रीलंका पहले नंबर पे है, नेपाल दूसरे नंबर पे और बांग्लादेश तीसरे नंबर पे है। कुल निर्यात का 85% जो निर्यात है वो श्रीलंका को ही किया जाता है, ठीक है। और सीमेंट उत्पादन में चीन पहले नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे है, किस वैश्विक स्तर पे, ठीक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? सूरज कुंड बिहार में है, गलत है। रूपकुंड हरियाणा में है, ये भी गलत है। लोकटक झील आपका मणिपुर में है, सही है। पेरियार केरल में नहीं, पेरियार कहाँ पे है? पेरियार है आपके पेरियार कर्नाटक में नहीं बल्कि केरल में है, ठीक है, पेरियार है केरल में। सूरज कुंड की अगर हम बात करें तो देखिए सूरज कुंड जो है ये आपके हरियाणा में है। रूपकुंड जो है यह कहाँ पे है? रूपकुंड जो है यह उत्तराखंड राज्य में है। रूपकुंड है उत्तराखंड राज्य में, लोकटक झील है मणिपुर में, पेरियार है केरल में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या पूछा है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम और उसके भारत पर प्रभाव पर पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्सेप्ट एक्शन, इसका जो लेखन है किसके द्वारा किया गया है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, ये आपको बताना है। एम हुसैन जैदी, शशि शेखर वेम्पति, अमिताभ कांत या फिरोज और वरुण गांधी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शशि शेखर वेम्पति द्वारा जो है इसकी रचना की गई है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कपास में सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्राप्त होता है और यह भारत का देशज पौधा है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए दोनों विकल्प आपके सही हैं, और लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। कपास जो है यह सूती वस्त्र उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है, यह सही है। और कपास जो है भारत का देशज पौधा, यह भी सही है। अगर बात करें कपास का जो उल्लेख है वो भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे ऋग्वेद, मनुस्मृति, इन प्राचीन ग्रंथों में कपास का उल्लेख किया गया है। और कपास के जो अवशेष हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी सूती वस्त्र उद्योग, कपास के जो आपकी साक्ष्य हैं वो पाए गए हैं, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सुमेलित नहीं है? राजभाषा का जो उल्लेख है वह संविधान के भाग 17 में किया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों का जो उल्लेख है वो भाग 8 में किया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का जो उल्लेख किया गया है वो भाग 10 में किया गया है।
निर्वाचन का जो उल्लेख है वो भाग 11 में नहीं है, निर्वाचन का जो उल्लेख किया गया भाग 15 में किया गया है। ठीक है, भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत के पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है, यह विकल्प आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि भारत में चक्रवातों से जो सबसे अधिक प्रभावित है वो आपका कौन सा तट है? वो आपका पूर्वी तट है, बंगाल की खाड़ी मुख्य रूप से। भारत का जो पूर्वी तट है वह उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। देखिए, भारत के पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट चक्रवातों द्वारा कम प्रभावित होता है। भारत में जो चक्रवात आते हैं उससे सबसे अधिक सबसे संवेदनशील जो क्षेत्र है वो पूर्वी तट है। ठीक है, जहाँ पे चक्रवातों की जो बारंबारता है वो सबसे अधिक देखने को मिलती है। और उत्तर पूर्वी, अगर बात करें उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला जो है, यह जो है भारत का जो पूर्वी तट है वो आता है उत्तर पूर्वी व्यापारिक मेखला के अंतर्गत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। खाद्यान्नों की जो कृषि है वो सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में प्रारंभ की गई थी। भारत उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव कहाँ पे है? ये आपके संत कबीरनगर जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि भारत में अगर हम बात करें जो कृषि का प्रारंभ हुआ था, खाद्यान्न कृषि उत्पादन जो किया गया था वह मध्य पाषाण काल में नहीं बल्कि कृषि कार्य शुरू किया गया था नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में कृषि कार्य का प्रारंभ हुआ था। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह दोनों लोग थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यह नहीं थे। ठीक है, और जगजीवन राम। तो सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम, यह जो 1946 में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था इसके भाग थे, लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है इसमें शामिल नहीं थे। और इसमें अगर बात करें तो सी राजगोपालाचारी जिन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कृषि मंत्रालय था, जगजीवन के पास जो है जो डॉक्टर जगजीवन राम थे इनके पास श्रम मंत्रालय था, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है यह अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? कुछ महाजनपद दिए गए हैं और उसकी राजधानी दी गई है। अवंती की राजधानी उज्जैनी या इसे कहीं कहीं माहिष्मती, इसका प्राचीन नाम जो है माहिष्मती है, उज्जैनी या माहिष्मती के नाम से। ठीक है, तो इसकी जो अवंती की राजधानी थी वो उज्जैनी या माहिष्मती थी। वत्स की जो राजधानी है वह साकेत नहीं थी। अंग की राजधानी चंपा थी, और कौशल अंग की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी जो है वह राजगृह या ग्रीव्रज यह थी। और वत्स की राजधानी क्या थी? साकेत नहीं थी बल्कि क्या थी? कौशाम्बी, कौशाम्बी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अन्य विकल्प जो दिए गए हैं वो आपके सही सुमिलित हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। इसमें धौली जो अशोक के शिलालेख हैं जो धौली से पाया गया है, यह कहाँ पे है? धौली हो गया, जौगढ़ हो गया, यह दोनों हैं आपके उड़ीसा राज्य में। और एर्रागुडी जो है यह कहाँ पे है? यह आपके आंध्र प्रदेश में है। कालसी जो है यह उत्तराखंड में है, और सोपारा जो है यह आपके महाराष्ट्र में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 3 2 1 4, 3 2 1 4। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। स्कंदगुप्त के कुछ अभिलेख दिए गए और उसकी अवस्थिति, ये सभी जो अभिलेख हैं वह सभी स्कंदगुप्त के ही हैं। ठीक है, तो याद रखिए, जैसे भीतरी, गढ़वा, कहोम, इंदौर, ये सभी अभिलेख किसके हैं? स्कंदगुप्त के हैं। आपको बताना है इनकी अवस्थिति या कहाँ से प्राप्त हुए हैं। भीतरी स्तंभ लेख की अगर हम बात करें तो यह प्राप्त हुआ है गाजीपुर से। गढ़वा शिलालेख जो है यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रयागराज से। कहोम स्तंभ लेख जो है यह प्राप्त हुआ है आपके देवरिया से। और जो इंदौर ताम्रपत्र है यह बुलंदशहर से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 1 4 3, 2 1 4 3। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहली अनुसूची जो है इसमें राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र, उसके नामों का उल्लेख जो है यह पहली अनुसूची में किया गया है।
दूसरी अनुसूची जो है यह संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन और भत्तों का उपलब्ध के बारे में उपबंध करता है। और जो तीसरी अनुसूची है वह शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन है उसका उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, सही है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे और इसके जो नवरत्न थे उनके नवरत्नों में से एक थे। बाणभट्ट जो है यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, सही है ये भी। ठीक। हरिशेर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे या गलत है? हरिशेर की अगर हम बात करें, हरिशेर जो है समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो इसमें पूछा है कौन सा विकल्प सही है, तो पहला, दूसरा और तीसरा, यह तीनों सही हो जाएगा, चौथा आपका गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिशेर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नहीं बल्कि समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो सही आंसर आपका एक हो जाएगा। और हरिशेर द्वारा ही प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इटली का यात्री निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। कृष्णदेवराय का जो राज दरबार है वह भुवन विजय के नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं कि भुवन विजय के नाम से विख्यात है। राक्षसी तरंगड़ी का युद्ध 1575 में हुआ था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, राक्षसी तरंगड़ी का जो युद्ध है वह 1575 में नहीं हुआ था। राक्षसी तरंगड़ी का जो युद्ध है वो 1565 में हुआ था। 1565 में राक्षसी तरंगड़ी का युद्ध हुआ था। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, यह सही है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, यह भी सही है। स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी है। लेकिन एकहरी जो नागरिकता है यह आपके संघीय लक्षण नहीं है, संघीय ढांचा का लक्षण जो है एकहरी नागरिकता नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बाकी केंद्र तथा राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एकहरी नागरिक, इसमें जो है द्विसदनी विधानमंडल, ठीक है, और एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, ये सब क्या है? ये सब जो है एकात्मक के अंतर्गत आता है। ठीक है, जबकि केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका, यह संघीय लक्षण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और अगर हम एकहरी नागरिकता की बात करें, जो एकहरी नागरिकता के अंतर्गत आता है, तो उसमें आ जाएगा राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है, आपातकाल का जो प्रावधान है, और जो संसद द्वारा, कह सकते हैं कि जो केंद्र द्वारा अधिकारियों या फिर से जैसे आईएएस ऑफिसर, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, इन लोगों की जो नियुक्ति की जाती है, ये सभी जो है एकात्मकता के लक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, जबकि यह जो सब भी दिए गए हैं, केंद्र राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका, यह संघीय लक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। शिवाजी की जो मृत्यु है वह 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। पुरंदर की संधि की गई थी 1665 में। शिवाजी को आगरा में कैद किया गया था 1666 में। और बाजीराव प्रथम जो जिन्हें पेशवा नियुक्त किया गया था 1720 में इन्हें पेशवा नियुक्त किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3142। ये आपका सही हो जाएगा। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और APAAR अपार जो है, यह इसके तहत प्री प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्री प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना। और यह जो आपको आवंटित किया जा रहा है, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो है दिया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टूडेंट ID पहल के तहत जो इसको वितरित किया जा रहा है, ठीक है, कि प्रत्येक जो स्टूडेंट हैं उनके पूरे भारत में एक ID कार्ड हो। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कल्लड़ की राजतरंगड़ी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजतरंगड़ी की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। राजा जयसिंह राजतरंगड़ी में वर्णित अंतिम शासक थे और इसमें कुल 8 तरंग और लगभग 8000 श्लोकों का उल्लेख किया गया है।
आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो सही है। देखिए, कल्लर द्वारा राजतरंगिणी की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। जो राजा जयसिंह है इनके शासनकाल में इसे पूर्ण किया गया था। तो राजा जयसिंह जो है जिनका उल्लेख किया गया है राजतरंगिणी में, यह अंतिम शासक हैं और इसमें 8 तरंग और लगभग 8000 श्लोक हैं। तो तीनों विकल्प जो है सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य दिल्ली तथा पुदुचेरी सहित इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिल करके बनता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है कि इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन और कारण दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई घटनाओं को सही कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यह सकर नहीं सुकरखेड़ा का युद्ध है, ठीक है। क्या है? सुकरखेड़ा का युद्ध। यह कब हुआ था? सुकरखेड़ा का जो युद्ध है यह हुआ था 1724 में। 1724 में सुकरखेड़ा का युद्ध हुआ था। खानवा का जो युद्ध है यह पानीपत के बाद जो है खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। कन्नौज का जो हल्दी घाटी का जो युद्ध है यह हुआ था 1576 में। 1576 में हुआ था। और जो कन्नौज का युद्ध है यह हुआ था आपका कब हुआ था? 1540 में। 1540 में, ठीक है। तो इसमें इसे जो है क्रम से आपको लगाना है। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? पहले नंबर पे आ जाएगा खानवा का युद्ध, ठीक। दूसरे नंबर पे आ जाएगा कन्नौज का युद्ध। तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका हल्दी घाटी का युद्ध। और चौथे नंबर पे आ जाएगा सुकरखेड़ा का युद्ध। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2431, 2413, ठीक, 2431। हाल ही में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की छठी NSA स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है? माले मालदीव में, कोलंबो श्रीलंका, पोर्ट लुइस मॉरिशस या फिर चेन्नई भारत। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पोर्ट लुइस मॉरिशस में जो है इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसके सदस्य देशों में भारत, श्रीलंका, मॉरिशस, इनके द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया था। और बात करें अगर इसका जो गठन है 2011 में, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का गठन जो है 2011 में किया गया था। 2011 में किया गया था। और इसमें जो है बांग्लादेश और सेशेल्स यह जो है पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुए थे। और हाल ही में 2020 में इसमें नए सदस्य के रूप में मॉरिशस को शामिल किया गया था। तो टोटल जो इसके मतलब सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? इनकी संख्या भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और इस मालदीव भी इसका सदस्य है। तो सदस्यों की संख्या जो है बढ़कर के 4 हो गई है। मॉरिशस जो है इसे 2020 में इसकी सदस्यता दी गई थी और इसका आयोजन भी यहीं पे किया गया था। और इसमें आपका जो बांग्लादेश और सेशेल्स हैं इन्हें जो है पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। विजयनगर के किस शासक ने गजबेटकर की उपाधि धारण की थी? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या फिर हरिहर द्वितीय। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, देवराय द्वितीय ने गजबेटकर की उपाधि धारण की थी, गजबेटकर की, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3, अनुच्छेद 21, 22 या फिर अनुच्छेद 74। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 2 में किसका प्रावधान किया गया है? इसमें बात किया गया है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, उससे अधिक उसे दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में किस संस्थान ने भारत में टैंटलम धातु की खोज की है? IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT रोपड़ या फिर IISc बेंगलुरु। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT रोपड़ द्वारा इसकी खोज की गई है। जो सतलज नदी है, सतलज नदी के रेत में या कह सकते हैं उसके तट पर जो है पंजाब में टैंटलम धातु की खोज की गई है। टैंटलम धातु की अगर हम बात करें तो यह जो है एक दुर्लभ धातु की कैटेगरी में आता है और इसके द्वारा जो है इलेक्ट्रिक और जो सेमीकंडक्टर्स उत्पाद हैं उनका निर्माण होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और आपको बताना है किसे जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था। न्यायमूर्ति आशा मेनन, न्यायमूर्ति जी रोहिणी, न्यायमूर्ति शालिनी पी जोशी या फिर न्यायमूर्ति गीता मित्तल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति गीता मित्तल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और इन 3 सदस्यों में अगर हम बात करें तो न्यायमूर्ति गीता मित्तल जिन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया था, न्यायमूर्ति शालिनी जोशी इसकी सदस्य थी और न्यायमूर्ति आशा मेनन यह लोग जो है सदस्य थी, जबकि गीता मित्तल जो है इसकी अध्यक्ष बनाई गई थी। ऑप्शन डी सही है।
भारत का पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट जो एक्सपोसैट है, इसे किस स्थान से लॉन्च किया गया था? कोरू अंतरिक्ष केंद्र फ्रेंच गुयाना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से जो है इसे लॉन्च किया गया है। PSLV C58 द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, और यह मुख्य रूप से किसके लिए लॉन्च किया गया है? इसका उद्देश्य जो है वो आकाशगंगा में जो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारे हैं उसके खोज करना, या आप कह सकते हैं कि उसके बारे में और जानकारी उपलब्ध करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और ऐसा करने वाला, यह बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था। ठीक है, ऐसा करने वाला भारत दूसरा देश है। पहले नंबर पर जो है इसके लिए जो इसके उद्देश्य से जो लॉन्च किया गया था वो अमेरिका द्वारा किया गया था, सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था। और भारत जो है इस मामले में दूसरे नंबर पे है। ठीक है, जिसके द्वारा एक्सपोसैट लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 170 के अकॉर्डिंग। ठीक है, न्यूनतम जो है वो 60 हो सकती है और अधिकतम जो है 500 हो सकती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन इसके जो है कुछ राज्य अपवाद भी हैं जहाँ पर विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है जो 60 निर्धारित किया गया है इससे कम है। जैसे सिक्किम में जो है विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 32 है, गोवा में 40 है, गोवा और मिजोरम में 40 है, पुदुचेरी में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है वह 33 है। तो यह राज्य जो है इसकी अपवाद है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग या फिर ध्वनि तरंग? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज में 21 नहीं 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय ध्वज की जो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है यह जो है आपके 3:4 नहीं, इसकी अगर लंबाई चौड़ाई का अनुपात करें तो 3:2 के अनुपात में होता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। इसमें तीलियों के बीच में जो बीच में चक्र होता है इसमें तीलियों की जो संख्या वो 24 होती है और चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है वो 3:2 होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई, तरंग धैर्य जो है सबसे अधिक होती है? अवरक्त किरण, एक्सरे, दृश्य प्रकाश या फिर रेडियो तरंग? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे अधिक तरंग धैर्य जो है वो रेडियो तरंग की होती है। और इसके हिसाब से अगर हम घटते क्रम में देखें तो सबसे अधिक तरंग धैर्य होता है रेडियो तरंग का, माइक्रोवेव दूसरे नंबर पे आता है, अवरक्त तीसरे नंबर पे, दृश्य प्रकाश चौथे नंबर पे, परावैंगनी किरण जो है 5वें, एक्सरे जो है 6ठे और गामा किरण जो है वो 7वें नंबर पे आता है। तो सबसे अधिक जो तरंग धैर्य है वो रेडियो तरंगों का होता है और सबसे न्यूनतम तरंग धैर्य जो है वो गामा किरणों का होता है। तो सही आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। ग्रहों की उत्पत्ति और उस सिद्धांत का प्रतिपादक। ठीक है, ग्रहों की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादक किसके किसके द्वारा किया गया है और किस सिद्धांत का प्रतिपादक किया गया है, इससे आपको सम्मिलित करना है। वायव्य राशि संकल्पना सिद्धांत जो है, वायव्य राशि परिकल्पना सिद्धांत दिया गया था इमैनुअल कांट द्वारा। निहारिका परिकल्पना सिद्धांत जो है यह दिया गया था लाप्लांस द्वारा। ग्रहाणु परिकल्पना सिद्धांत जो है यह चैम्बरलिन और मोल्टन द्वारा दिया गया था। और ज्वारीय परिकल्पना सिद्धांत जो है जेम्स और जेफरी द्वारा दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2413, 2413 ये आपका सही हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? कानपुर, वाराणसी, झांसी या फिर गोंडा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गोंडा में जो है उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे शुरुआत किया गया है या खोला गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वर्ष 19 से 21 अवधि में सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता अनुपात के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुआयामी निर्धनता अनुपात के संदर्भ में उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है। ठीक है, बहुआयामी निर्धनता अनुपात के संदर्भ में पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे बिहार है, झारखंड दूसरे नंबर पे, मेघालय तीसरे नंबर पे और उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है। लेकिन ये भी याद रखिएगा
कि अगर ये पूछ ले कि बहुआयामी निर्धनता अनुपात में कमी करने वाला सबसे मतलब पहला राज्य कौन सा है या सर्वोच्च स्थान किसका है, तो उसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। बहुआयामी निर्धनता को कम करने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। लेकिन वर्तमान समय में जिस राज्यों में बहुआयामी निर्धनता है उस मामले में उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है और बिहार जो है वो पहले नंबर पे है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस रिपोर्ट जो है जो 2023 में प्रकाशित किया गया है, जिसे लीड्स रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस रिपोर्ट का प्रकाशन नीति आयोग द्वारा किया गया है। देखिए यह आपका गलत है, नीति आयोग द्वारा यह नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश को अचीवर्स श्रेणी में रखा गया है, यह सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। इसकी अगर हम बात करें, जो लीड्स रिपोर्ट है लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट रिपोर्ट जो है 2023 का जो प्रकाशन है वह उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा किया गया था, जिसमें राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया था। तटीय राज्य, स्थल समूह, स्थल अवरुद्ध राज्य और पूर्वोत्तर राज्य और संघ राज्य। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया था। तटीय राज्यों के समूह में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है। ठीक है, मतलब इसमें जो है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन राज्यों को जो है अचीवर्स श्रेणी में रखा गया है। स्थल अवरुद्ध समूहों में हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश को रखा गया है, किसमें अचीवर्स श्रेणी में। और पूर्वोत्तर समूह में असम, सिक्किम और त्रिपुरा को अचीवर्स राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। और संघ राज्य क्षेत्र में चंडीगढ़ और दिल्ली को जो है अचीवर्स राज्य के रूप में रखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। यह याद रखिएगा कि रिपोर्ट जो है, जो बहुत से रिपोर्ट, चाहे वो राष्ट्रीय रिपोर्ट हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट हो, सूचकांक हो, इनका इसमें रैंक के साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि यह इसका प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है। क्योंकि यूपी पीसीएस में ज़्यादातर जो है इस रिपोर्ट का प्रकाशन जिस संस्था द्वारा किया जाता है उसके बारे में पूछता है, तो वो भी आप लोग देखा करिएगा। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को क्रम अनुसार में व्यवस्थित करता है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है, देखिए इसका सही सबसे पहले आता है इयोन, फिर आता है महाकल्प, फिर कल्प आता है और फिर युग आता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? केवलार, ग्लिप्टॉन, लेक्सॉन। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसमें अगर हम बात करें, बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में केवलार और लेक्सॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। केवलार और लेक्सॉन का उपयोग जो है बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। ठीक है, और जो ग्लिप्टॉन है यह एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसमें तन्यता नहीं पाई जाती है, और इसका जो इस्तेमाल है मुख्य रूप से पेंट बनाने में किया जाता है। ठीक है, ग्लिप्टॉन क्या है? एक थर्मोप्लास्टिक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्राजील विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत विश्व में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है, केन्या विश्व में चाय का मात्रा की दृष्टि से बृहत्तम उत्पादक निर्यातक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही। देखिए पहला और तीसरा सही है, दूसरा चौथा जो है वो गलत है। पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा गलत है। FAO का जो 2022 में रिपोर्ट आया था उसके तहत ब्राज़ील विश्व में गन्ने का शीर्ष उत्पादक। देखिए अभी जो है जो कृषि उत्पादों से संबंधित FAO का जो रिपोर्ट आता है 2022 के बाद अभी इसका रिपोर्ट नहीं आया है, तो आप लोगों को जो भी याद करना है वो 2022 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग ही करना है। इसमें ब्राज़ील जो है गन्ने का शीर्ष उत्पादक देश है, भारत जो है इसमें दूसरे नंबर पे है, और ज्वार के शीर्ष 3 उत्पादक देशों में नाइजीरिया पहले नंबर पे है, भारत इसमें तीसरे नंबर पे, किसमें? ज्वार उत्पादन में। और मात्रा की दृष्टि से जो चाय का निर्यात है इस मामले में जो है चीन जो है इसका शीर्ष निर्यातक है मात्रा की दृष्टि से। ठीक है, 2020 में मात्रा की दृष्टि से चाय का शीर्ष निर्यातक जो है वो केन्या है, और मूल्य की दृष्टि से चाय का शीर्ष निर्यातक जो है वो चीन है। ठीक है, तो अगर मात्रा की दृष्टि से पूछ लेगा चाय के निर्यातक के रूप में, देश के रूप में, तो केन्या हो जाएगा, और मूल्य की दृष्टि से चाय के शीर्ष निर्यातक देश के रूप में पूछेगा तो चीन हो जाएगा। ठीक, और जो तंबाकू का शीर्ष उत्पादक देश है उसमें चीन पहले नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पे है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हाल ही में किसे ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है? निशा बिस्वाला, गीतिका श्रीवास्तव, नंदिनी दास या कि फाल्गुनी शाह। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नंदिनी दास को दिया गया है। ठीक है, और नंदिनी दास को जो यह पुरस्कार दिया गया है वह उनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, इसके लिए जो है उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और नंदिनी दास जो है वर्तमान समय में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं, जो अंग्रेजी साहित्य है उसकी प्रोफेसर हैं, और इन्हें जो है यह पुरस्कार
प्रदान किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ पर्वत दिए गए हैं और इनका प्रकार दिया गया है कि कौन सा पर्वत जो है किस वर्ग में आता है। अगर बात करें हम सतपुड़ा और अरावली की, सतपुड़ा अरावली जो है यह मुख्य रूप से आपके किस में आता है? यह अवशिष्ट पर्वत की कैटेगरी में आता है। वॉसेजेज और ब्लैक फॉरेस्ट जो है यह किस में आता है? यह ब्लैक पर्वत के अंतर्गत आता है। रेनियर और हुड कहाँ पे है? अमेरिका में है। और यह किसके अंतर्गत आता है? यह जो है आपके संग्रहित पर्वत के रूप में आता है, कैटेगरी में आता है। एंडीज और आल्पस और हिमालय ये सभी किस में आते हैं? ये सभी वलित पर्वत की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 3 1 4, 2 3 1 4। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? टाइटेनियम का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। टाइटेनियम का सर्वाधिक उत्पादन जो है चीन में होता है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है कजाकिस्तान में। आयोडीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है चिली में। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कजाकिस्तान नहीं, यह ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, इसके समय में बक्सर का युद्ध हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। वेलेजली के समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और कार्नवालिस के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। यह गलत है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है यह आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही हुआ था। कब हुआ था? 1817-18 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह 1799 में हुआ था वेलेजली के समय में। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर के 16 के बीच, ये भी लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, जिसके बाद सुगौली की संधि की गई थी 1816 ईस्वी में। और जो बक्सर का युद्ध है वो 1764 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। ग्वादर बंदरगाह यह है आपके पाकिस्तान में है। पोर्ट निल्लौत है यह जो है आपके साउथ अफ्रीका में स्थित है। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह है मिस्र में। और इगारका बंदरगाह है रूस में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 4 3 2 1, 4 3 2 1। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। कब? जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसके बाद इलाहाबाद की संधि की गई थी 1765 में। यही तभी जो है द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी बंगाल में। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। और इसको समाप्त किसने किया था? इसको समाप्त जो है 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ समाचार पत्र दिए गए हैं और इनका जो है किस भाषा में प्रकाशन होता है उससे आपको सम्मिलित करना है। भारत मित्र की बात करें, इसका जो प्रकाशन है हिंदी में होता था। राष्ट्र मित्र का जो प्रकाशन है वो मराठी भाषा में होता था। प्रजा मित्र का प्रकाशन जो है गुजराती में होता था। और नायक का प्रकाशन बंगाली में होता था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3 4 2 1, 3 4 2 1। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों एवं उससे संबंधित व्यक्तियों संस्थाओं को सम्मिलित कीजिए। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कलकत्ता मदरसे की स्थापना की अगर हम बात करें, कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना वारेन हेस्टिंग द्वारा कराया गया था। बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मौलवी ने किया था। हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है वह राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। और बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डक्कन द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। और इसमें बहिष्कार योजना को मुख्य रूप बनाया, मतलब मुख्य बहिष्कार को जो है इसकी जो असहयोग आंदोलन है इसके मुख्य हथियार के रूप में इसे अपनाया गया था। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। यही गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी इसका क्या किया था? बहिष्कार किया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह जो है गलत है। अन्य विकल्प आपके सभी सही हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है यह आपको बताना है। यह बताना है, राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा जो थे वह राजा राम मोहन राय थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1878 में किया। गलत है। 1876 में जो है
इसकी स्थापना की गई थी। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है यह किया गया था 1866 में, इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1866 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया गया था। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने एक जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी? बीना दास, सुनीति चौधरी, कल्पना दत्त या फिर मातंगिनी हजारा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनीति चौधरी। दिसंबर 1931 में शांति घोष और सुनीति चौधरी द्वारा जिलाधिकारी की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। जबकि बीना दास द्वारा 1932 में दीक्षांत समारोह के समय उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर जनरल पर गोली चलाई गई थी, जो गवर्नर था उस पर गोली चलाई गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फॉर्मिक अम्ल, बर्रे के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल कच्चे आम में पाया जाता है, यह गलत है। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। अगर कच्चे आम की हम बात करें तो कच्चे आम में साइट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल पाया जाता है, न कि एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कच्चे आम में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपिएरे, इनके द्वारा फ्रीडम एंड मिडनाइट पुस्तक की रचना की गई थी। दुर्गादास द्वारा इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, इसकी रचना की गई थी, ये भी सही है। के अजीज द्वारा द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इसकी रचना की गई थी, यही आपका गलत है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा इंडिया बीन्स फ्रीडम की रचना की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के अजीज द्वारा इसकी रचना नहीं की गई थी। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया की रचना जो है डॉक्टर रफीक जकारिया द्वारा की गई थी, न कि के अजीज द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्रधान यामियोत्तर गुजरती है कहाँ कहाँ से? अल्जीरिया, फ्रांस, नाइजीरिया, पुर्तगाल? इसमें आपको कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्जीरिया और फ्रांस से होकर के प्रधान यामियोत्तर रेखा गुजरती है। यह टोटल जो है कितने देशों से होकर गुजरती है? 8 देशों से होकर के गुजरती है। और कौन कौन देश इसमें शामिल है? यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। इन देशों से होकर के प्रधान देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2023 में हुई प्रमुख नियुक्तियों के संदर्भ में गलत युग्म की पहचान कीजिए। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की पहली महिला बनी है गीतिका श्रीवास्तव, ये आपका सही है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के प्रतिनिधि के सुब्रमण्यम, यह गलत है। अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है मनप्रीत मोनिका सिंह। और यूएनएचआरसी में विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहली भारतीय और एशियाई महिला बनी है अश्विनी केपी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन। जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसका मुख्यालय जो मॉन्ट्रियल कनाडा में है, इसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में अंगशुमाली रस्तोगी को चुना गया है। ठीक है, अंगशुमाली रस्तोगी को नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। कौन इसमें से प्राकृतिक बहुलक है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेलुलोज। सेलुलोज जो है प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, और अगर आप बात करें टेफ्लॉन, टेरिलीन और बैकेलाइट, यह संश्लेषित कृत्रिम बहुलक के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के जनपदों और उनके मुख्यालय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुशीनगर का मुख्यालय है पडरौना में, सही है। संत कबीरनगर का अमरोहा में नहीं, बल्कि कहाँ पे? खलीलाबाद में है, खलीलाबाद में। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ में है। अंबेडकर नगर का है अकबरपुर में। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा पूर्णतः अमेरिका में स्थित है? मिशिगन, यूरॉन, सुपीरियर या फिर ईरी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मिशिगन झील जो है यह पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है। 5 झील जो है यह अमेरिका और कनाडा के बीच जो है प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती हैं, जिसमें आपका मिशिगन है, ओंटेरियो है, ईरी, यूरान और सुपीरियर। ये इन सभी 5 झीलों द्वारा अमेरिका और कनाडा के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण किया जाता है, जिसमें से मिशिगन जो है पूर्ण रूप से कहाँ पे है? अमेरिका में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित धातुओं में विद्युत चालकता का सही क्रम क्या है? इसमें अगर बात करें, इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? सबसे अधिक जो विद्युत चालकता होती है वो चांदी की होती है, तांबा दूसरे नंबर पे आएगा, एल्यूमिनियम तीसरे नंबर पे आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो आरक्षण की सीटें हैं वह 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान के 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो है SC और ST की जो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में
सीटें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं, कब तक, 10 वर्षों के लिए। और इसी में यह प्रावधान किया गया था कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए सीटों का जो आवंटन किया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया था, और SC ST कम्युनिटी के लिए जो सीटों का आवंटन है उसे बढ़ा दिया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉरेन औद्योगिक प्रदेश इटली में है, यह गलत है। इसमें पूछा है कौन सा विकल्प सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें, लॉरेन औद्योगिक प्रदेश जो है फ्रांस में है, रूर औद्योगिक प्रदेश है जर्मनी में, ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश है यूनाइटेड किंगडम में, और सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश है जर्मनी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ राज्य दिए गए हैं और राज्यसभा में इनकी सीटें जो कितनी आवंटित की गई हैं उससे आपको सम्मिलित करना है। मध्य प्रदेश को राज्यसभा में जो सीटें दी गई हैं वो कितनी हैं? मध्य प्रदेश को 11 सीटें प्राप्त हैं। पश्चिम बंगाल को राज्यसभा में 16 सीट प्राप्त है, तमिलनाडु को 18 और पंजाब को 7 सीट प्राप्त है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 3 2 4, 1 3 2 4। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें अगर हम बात करें लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, इसका जो गठन है वह किया गया था, कब किया गया था? 1986 में इस समिति का गठन किया गया था। पीके थुंगन समिति का जो गठन है वह किया गया था, कब? 1988 में पीके थुंगन समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है वह 1957 में किया गया था, 1957 में किया गया था। और हनुमंत राव समिति का जो गठन है वह 1984 में किया गया था। तो कालक्रम से इन्हें आपको लगाना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 4 1 2, 3 4 1 2। नेक्स्ट देखिए, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है? किस परत से या किस स्तर से होकर के रेडियो तरंगे जो है परावर्तित होती हैं, आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयन मंडल या आयनोस्फीयर से जो है रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना कहाँ से ली गई है? न्यायिक पुनरीक्षण की जो संकल्पना है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, सही है। और राज्यों का संघ यह कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से लिया गया है। आपातकालीन शक्ति ली गई है जर्मनी से। मौलिक कर्तव्य जापान से नहीं, यूएसएसआर रसिया से लिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन हेतु विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व उस राज्य संबंधित राज्य विधानमंडल की सहमति आवश्यक होती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। ऐसे विधेयक में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व राज्य विधानमंडल की सहमति आवश्यक होती है, गलत है। राज्य विधानमंडल को जो है सूचित किया जाता है कि आपके नाम में या फिर से जो क्षेत्र उसमें परिवर्तन किया जाएगा, और उसकी जो सहमति है वो मानने के लिए बाध्य नहीं होता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में मलेशिया के नए राजा किसे बनाया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान जो इस्कंदर हैं, इन्हें मलेशिया का नया राजा बनाया गया है। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ और राज्यों की लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उनको यथास्थिति संसद संबंधित राज्य विधानमंडल के समक्ष यह रखवाता है, संसद और राज्य विधानमंडल में रखवाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत या किसी राज्य सरकार के तहत किसी अन्य पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है दूसरा सही है, पहला गलत है। इसमें क्या दिया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ और राज्यों की लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, यह गलत है। क्यों? देखिए, संघ से संबंधित जो प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति को दिया जाएगा और राज्य से संबंधित प्रतिवेदन जो है यह राज्यपाल के पास रखवाता है, ठीक है, राज्यपाल के पास। तो पहला जो है गलत है, दूसरा सही है। इसका सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पवन ऊर्जा विंड पावर में जो ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी,
अनुच्छेद 137 में न्यायालय के पास जो है, उच्चतम न्यायालय के पास अपने द्वारा दिए गए निर्णय की पुनः निरीक्षण करने की शक्ति दी गई, जिसे न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा परस्पर सहमति से विधियां बना करके गठित किया जा सकता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा चक्रानुक्रम में जो है किया जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प इसके गलत है, दोनों विकल्प गलत है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग का गठन है वह राज्य में प्रत्येक राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो दोनों विकल्प जो है गलत हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है? विधि के समक्ष समता, इसका किया जा सकता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है सही है, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 358 में प्रावधान किया गया है कि जिस समय राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा उसी समय अनुच्छेद 20 और 21 अनुच्छेद 358 में प्रावधान किया गया है कि जिस समय आपातकाल लागू होगा उस समय अनुच्छेद 19 में जो दिए गए मौलिक अधिकार है, जो 6 मौलिक अधिकार हैं, वह स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। और उसमें अनुच्छेद 359 में प्रावधान किया गया है कि अगर राष्ट्रपति यह आवश्यक समझे तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके अन्य जो मौलिक अधिकार हैं उनको भी निलंबित कर सकता है, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन्हें किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक। अनुच्छेद 20 जिसके अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है, और अनुच्छेद 21 जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग में सही सुमेलित नहीं है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, यह कहाँ पे है? यह आपके कलपक्कम में है। एटॉमिक मिनरल डायरेक्टर्स फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, यह हैदराबाद में है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह चेन्नई में नहीं है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, यह कोलकाता में है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? यह आपके प्रयागराज में है, प्रयागराज में है, ठीक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निदेशक तत्व में शामिल नहीं है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। आपको बताना है कौन नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना जो है यह जो है आपके नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है, यह मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, कौन से मामले जो है या उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना है। भारत सरकार और किसी राज्य के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद। इसका देखिए जो सही आंसर है पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। यह पहला और दूसरा ये दोनों जो है सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जबकि संविधान की व्याख्या से संबंधित जो विवाद है यह इसके प्रारंभिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का जो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार का वर्णन जो किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति को संबोधित अपना त्यागपत्र जो है दे सकता है। लोकसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। इसमें पूछा है कौन सा विकल्प सही है? दोनों विकल्प इसके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत हैं। अगर बात करें हम लोकसभा अध्यक्ष की, तो अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह अपना जो पद है वह उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है। और इसके बात करें, इसके लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इसे इसके पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हाँ इसे जो है पद से हटाने से पूर्व या फिर इसे इसके लोकसभा में जो सदस्यों का बहुमत है यह सिद्ध होने से 14 दिन पहले इसे सूचित करना अनिवार्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा
संस्कृति के उत्तरी सीमांत का निर्धारण करता है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है, यह इसके उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। और इसके पश्चिमी सीमा का निर्धारण जो है सुतका गेंडोर, जो बलूचिस्तान में है, उसके द्वारा किया जाता है पश्चिमी सीमा का निर्धारण। और इसके द्वारा जो पूर्वी सीमा का निर्धारण होता है उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर द्वारा किया जाता है। और इसके जो दक्षिणी सीमा का जो निर्धारण है वह दायमाबाद महाराष्ट्र द्वारा किया जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारत का 84वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वैशाली रमेश बाबू। देखिए, और बार्सिलोना स्पेन की में जो चतुर्थ एल्बू ग्रेटर ओपन 2023 हुआ था, इसमें जो है वैशाली रमेश बाबू को 84वां ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया था। और ग्रैंड मास्टर का दर्जा पाने वाली कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणवल्ली के बाद वैशाली जो है ये तीसरी भारतीय महिला हैं। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तीसरी भारतीय महिला हैं जिन्हें जो है ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया है। और यह जो है भारत की पहली भाई और बहन और भाई की जोड़ी है, जिसमें कौन कौन है, आर प्रगनंदा और आर वैशाली रमेश बाबू, यह दोनों जो है पहली जोड़ी है भाई और बहन का जिन्हें ग्रैंड मास्टर बनाया गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति ही राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही दूसरा गलत है। राज्यपाल को जो पद एवं गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है और उसकी अनुपस्थिति में किसी अन्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, न कि राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। और इसकी जो नियुक्ति है राज्यपाल की, अनुच्छेद 155 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 156 के तहत जो है यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 155 में इसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 156 में इसका प्रावधान किया गया है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसे शपथ एवं गोपनीयता जो है उसकी शपथ दिलाई जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है। उनकी जो नियुक्ति है राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये नहीं है। उनके वेतन राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं और उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन जो है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है। पूछा क्या है कि कौन सा विकल्प गलत है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 4 जो है यह आपके गलत हैं। ठीक, गलत क्यों है? उनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उनके जो पेंशन और भत्ते होते हैं वह राज्य की नहीं बल्कि केंद्र की संचित निधि पर भारित होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो है वो राज्य की संचित निधि पर होता है और पेंशन जो है वह केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमिलित नहीं है? कुछ तीर्थंकर दिए गए हैं और उनका निर्वाण स्थल दिया गया है, उससे जो है आपको सुमिलित करना है। इसमें अगर हम बात करें, आपको बताना है कौन सुमिलित नहीं है। ऋषभनाथ जो है इनका निर्वाण स्थल है अष्टापद। वसुपूज्जी इनका जो निर्वाण स्थल है यह सम्मेद शिखर नहीं है बल्कि कहाँ पे है? चंपापुर में। नेमिनाथ का उज्जैन है, महावीर का पावापुरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 300A में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इसे जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो संपत्ति को पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत घोषित आता था, इसे जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर निकाल करके इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? अवड़ी लवक, हरित लवक या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? हरित लवक जिसे प्लास्टिड के नाम से जाना जाता है, जिसे प्लास्टिड भी कहता है, इसे जो है पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प जो है वो सही है। निम्न मंदिरों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बृहदेश्वर मंदिर, गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर और सप्त पैंगोडा, इन्हें जो है कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है।
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले नंबर पे आएगा सप्त पेंगोडा, फिर आ जाएगा आपका महाबलीपुरम, फिर बृहदेश्वर मंदिर और लास्ट में आएगा गंगैकोंड चोलपुरम। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सेब का खाने योग्य भाग है पुष्पासन, सही है। नारियल का भ्रूणपोष है, लीची का एरील है, पपीता का जो है बाह्य फल भित्ति नहीं, पपीता का खाने योग्य भाग जो है मध्य फल भित्ति होता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? दीवाने मुश्तखराज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया था। दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने रियासत की स्थापना बलबन द्वारा नहीं, दीवाने रियासत की जो स्थापना है वह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है, दुधवा टाइगर रिजर्व जो है, इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, किशनगढ़ है और कतरनिया घाट। तो 1, 2 और 4 इसका सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। कैमूर इसके अंतर्गत नहीं आता है, जबकि दुधवा राष्ट्रीय पार्क और किशनपुर वन्यजीव विहार, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार या दुधवा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन भी सही है। पक्षी वर्ग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनका हृदय 3 कोष्ठी या 3 वेशमी होता है। इनमें मूत्राशय का अभाव पाया जाता है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इनका जो हृदय है वो इसमें 4th चैम्बर 4 कोष्ठी होता है, ठीक है, लेकिन इसमें मूत्राशय का अभाव पाया जाता है। यह सही है, पहला गलत है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण, इसका जो निर्माण है इब्राहिम शाह सरकी द्वारा कराया गया था। छोटा सोना मस्जिद, इसका जो निर्माण है वली मोहम्मद द्वारा कराया गया था। कदम रसूल मस्जिद का जो निर्माण है इसका निर्माण कराया था नुसरत शाह ने। और अदीना मस्जिद जो पंडुआ में है इसका निर्माण कराया था सिकंदर शाह ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1, 3, 4, 2। 1, 3, 4, 2। नेक्स्ट देखिए, मानव में लाल रक्त कणों के विषय में कौन सा कथन एक सही नहीं है? इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। प्लीहा को लाल रक्त कणों का कब्र या कब्रिस्तान कहा जाता है। इनका जो जीवन काल है 3 से 5 दिन नहीं, इनका जो जीवन काल है वह लगभग 120 दिन होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2020 में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। विश्व की 56.2% जनसंख्या जो है वह शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के अनुसार। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। हांगकांग में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो है सबसे अधिक है। कितना है? 85.5 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हिपैरिन प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। हिपैरिन प्रोटीन का जो उत्पादन यकृत से होता है और यह जो है शरीर के भीतर रक्त के जमने से रोकता है, रक्त को जमने से रोकता है। कहाँ पे? शरीर के भीतर, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? वृक्क, फेफड़ा, त्वचा या फिर सेरिब्रम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सेरिब्रम जो है यह उत्सर्जी अंग नहीं है, जबकि वृक्क, त्वचा और फेफड़ा ये सभी जो है उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बाबर कौन सा एक सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाबर द्वारा तुजुके बाबरी की रचना की गई थी। हुमायूंनामा की जो रचना है वह गुलबदन बेगम द्वारा की गई थी। तारीख शेरशाही की जो रचना है वो अब्बास खां शेरवानी द्वारा की गई थी। और तबकाते अकबरी की जो रचना है वह निजामुद्दीन अहमद द्वारा तबकाते अकबरी की रचना की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आई डू वाट आई डू इस पुस्तक की रचना जो है किसके द्वारा की गई है, ये आपको बताना है। बिमल जलान, डी सुब्बाराव, रघुराम राजन या फिर वाई वी रेड्डी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। रघुराम राजन द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का स्रोत है? शिक्षा में निवेश, स्वास्थ्य में निवेश, प्रशिक्षण एवं प्रबंधन में निवेश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। मानव पूंजी में निवेश जो है इन सभी रूपों में किया जा सकता है। अगर शिक्षा में, स्वास्थ्य में और प्रशिक्षण में निवेश किया जा रहा है तो इसे जो है मानव पूंजी में निवेश के स्रोत के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सुमेलित नहीं है आपको बताना है। विंध्याचल या मिर्जापुर के अंतर्गत आता है। देवा शरीफ है बाराबंकी में। हस्तिनापुर है मेरठ में। श्रृंगवेरपुर फैजाबाद में नहीं, कहाँ पे है? यह है आपके प्रयागराज में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।
नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ संस्थान दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है, उससे आपको सम्मिलित करना है। राष्ट्रीय कथक संस्थान, यह जो है आपके लखनऊ में है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इसका जो मुख्यालय है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का प्रयागराज में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर में, और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 1 4 3, ऑप्शन डी सही है। देश में वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का कार्यान्वयन निम्नलिखित स्तंभों पर आधारित है। किन स्तंभों पर आधारित है? जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ये आपको बताना है। असुरक्षित बैंकिंग सेवाओं से वंचितों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना, यह इसके अंतर्गत आता है। असुरक्षित को सुरक्षित करना, यह भी सही है। वित्त से वंचितों का वित्त पोषण करना, यह भी सही है। विश्व स्तरीय आकार के बैंक बनाना, यह इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 और 3। यह भारत में शुरू किए गए वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जो है वो संतरे का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। केंद्र सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो अरविंद पनगड़िया हैं, और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो एन.के. सिंह थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, जो विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में जो है सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके द्वारा अधिनियमित किया जाता है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसे जो है राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समितियों द्वारा, जो एपीएमसी हैं, उनके द्वारा जो है इन्हें विनियमित किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। चक्र तीर्थ कहाँ पे है? चक्र तीर्थ जो है यह है आपके नैमिषारण्य में है। गोविंद देव मंदिर जो है यह आपके वृंदावन में है। सलीम चिश्ती का जो दरगाह है वो फतेहपुर सीकरी में है, और बौद्ध एवं जैन मंदिर जो है यह कौशाम्बी में है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 4 3 2 1, 4 3 2 1। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। एमआरटीपी एक्ट कब पारित किया गया था? एमआरटीपी एक्ट का जो अधिनियमन है यह किया गया था 1969 में किया गया था। इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया था कब? इसे पारित किया गया था 1951 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है यह 1948 में आया था, और फेरा जो है यह आपका 1973 में आया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 4 1 2, ऑप्शन सी सही है। संघीय बजट 2023-24 में विनिवेश से प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है कितना? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 51,000 करोड़ रुपए जो है विनिवेश से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2023-24 में। और 2022-23 में कितना लक्ष्य रखा गया था? 65,000 करोड़ रुपए जो है 2022-23 में रखा गया था, और 2023-24 में 51,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रमुख व्यूह रचना के रूप में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें महिला अंश योजना का प्रारंभ किया गया था? महिला अंश योजना का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, यह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 9वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका जो टाइम ड्यूरेशन है 1997 से 2002 था। ठीक है, 2002 था, और इसी में जो है महिला अंश योजना जो है इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और इसी में जो है सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि, जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है यह सामाजिक न्याय और समानता के साथ वृद्धि पर केंद्रित था। ठीक है, इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान किस देश द्वारा दिया जाता है, या कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन देश कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चाइना जो है कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। दूसरे स्थान पे जो है अमेरिका जो है दूसरे स्थान पे आता है, और भारत इस मामले में जो है तीसरे नंबर पे है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा डिमांड डिपॉजिट, बैंकों के पास समय जमा जो टाइम डिपॉजिट है, और
डाकघर बचत संगठन के पास कुल जमा राशि बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर, कि आपको बताना है कौन जो है व्यापक मुद्रा M3 के अंतर्गत आता है, यह आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1, 2 और 3, पहला दूसरा तीसरा जो है यह जो है M3 कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसमें जो मुद्रा का जो डिफाइन है, या कह सकते हैं कि इसे चार भागों में बांटा गया है, M0, M1, M2 और M3। जो M0 है यह सबसे तरल मुद्रा होती है, और जो M3 है यह सबसे कम तरल मुद्रा होती है, और इसके अंतर्गत जो है जो ऊपर के 3 है वो सभी जो है M3 के अंतर्गत आते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार टेनिस खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज को दिया गया है, और मोहम्मद शमी एकमात्र क्रिकेटर हैं जिन्हें इस बार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि जो आपके चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज हैं यह टेनिस खिलाड़ी नहीं है, क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो ऐसे माइनूट में जो ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में जो है एग्जामिनर ऐसे ही दिमाग से के साथ खेलता है, ठीक है, थोड़े बहुत जो है डिफरेंस करके क्वेश्चन गलत करा देता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। और ख़ास करके करंट अफेयर जो है, क्योंकि करंट अफेयर जो है अभी RO का एग्जाम हुआ है, आप लोग देखे होंगे कि उसमें जो है करंट अफेयर किस लेवल का पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये भी देखिए कि मोहम्मद शमी जो है 2023 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले मतलब एकमात्र क्रिकेटर हैं, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। मूल्य में बढ़ोतरी के कारण ग्राहकों को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अधिक वन कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। इस मामले में मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय सही नहीं है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, WTO का मुख्यालय रोम में, ILO का मुख्यालय है जिनेवा में, और FAO का मुख्यालय है रोम, इटली में। WTO का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है? यह आपके जिनेवा में है, जिनेवा में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो शुरुआत है यह की गई थी 2005 में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1999 में की गई थी, और जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में की गई थी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, माही नदी जो है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और यह जो गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है, और कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ जयमंडल रिजर्व दिए गए हैं और उसकी अवस्थिति दी गई है। नोकरेक यह कहाँ पे है? नोकरेक जो है, देखिए नोकरेक जो है ये आपके मेघालय में है, मानस है असम में, दिहांग और दिबांग, दिबांग की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश में है, और अगस्त्य मलाई जो है ये आपके केरल में है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 3, 2, 4, 1। अन्य देख लीजिए, जैसे नोकरेक मेघालय, मानस असम, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्त्य मलाई केरल, सिमलीपाल है उड़ीसा में, कंचनजंगा है सिक्किम में, शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट जो है यह हिमाचल प्रदेश में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, और नंदा देवी उत्तराखंड में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ जो है योजनाएं दी गई हैं और उनका उद्देश्य दिया गया है। उदय योजना, उदय योजना इसका उद्देश्य क्या है? विद्युत वितरण। देखिए इसका उदय योजना का जो उद्देश्य है विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण, यह जो है इसका हो जाएगा, ठीक है। हृदय योजना, इसका जो उद्देश्य है विरासत, इसका जो उद्देश्य है विरासत वाले शहरों का संरक्षण करना, यह जो है हृदय योजना का उद्देश्य है। अमृत योजना का जो उद्देश्य है शहरों में मूलभूत संरचना
सुधार करने का लक्ष्य जो है इसके अंतर्गत रखा गया है। और स्वच्छ भारत मिशन, यह जो है सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज को प्राप्त करना जो है इसके अंतर्गत रखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 4-3-2-1। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2023 में गरीबी उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, समुचित कार्य एवं सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना। यह 2023 में गरीबी उन्मूलन के लिए जो राष्ट्रीय दिवस है उसकी थीम थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसमें पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय जो गरीबी उन्मूलन दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, जो 2023 में यह इसकी थीम थी। नेक्स्ट देखिए, इसमें कथन और कारण दिया गया, उसको सही आंसर का चयन करना है। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव जो है आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, ये गलत है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। देखिए इसका जो सही आंसर दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दूसरा सही है, पहला गलत है। जो इसकी अगर हम पर्यावरण की बात करें तो इसमें जो है एक पारिस्थितिक तंत्र के जो विविध अवयव हैं वह आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और परितंत्र जो है जो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, 2022 में वाणिज्यिक सेवाओं के व्यापार में किस देश की सबसे अधिक हिस्सेदारी थी? चीन, फ्रांस, जर्मनी या फिर अमेरिका? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें जो है अमेरिका की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी थी। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, नई विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात हेतु उत्कृष्ट शहर में शामिल नहीं है? उत्कृष्ट शहर में शामिल नहीं है फरीदाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर या फिर कन्नौज? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसमें कन्नौज शामिल नहीं है। देखिए जो नई विदेश व्यापार नीति है इसके अंतर्गत चार नए शहरों को जो है नए निर्यात उत्कृष्टता शहर के रूप में विकसित करने की बात की गई है, जिसमें शामिल है फरीदाबाद जो परिधान के लिए, मुरादाबाद हस्तशिल्प के लिए, मिर्जापुर हाथ से निर्मित कॉर्पेट और जो दरी हैं उसके लिए, वाराणसी हथकरघा उद्योग के लिए। और इसके पहले जो है टोटल कितने हैं? टोटल 39 शहर ऐसे हैं जिन्हें निर्यात उत्कृष्टता शहर के रूप में विकसित किया जाएगा, और यह जो चारों शहर हैं यह 39 के बाद हैं, ठीक है, जिन्हें 2023 में घोषित किया गया है। पहले 39 घोषित किए गए थे और अभी हाल ही में मतलब 2023 जो नई विदेश व्यापार नीति है इसमें 4 को और घोषित किया गया है। तो टोटल शहरों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? टोटल शहरों की संख्या जो है बढ़ के 43 हो गई है। और यह पूछ सकता है जो 4 नए शहर घोषित किए गए हैं, जैसे इसमें पूछा है कि वो कौन कौन से शहर हैं, तो वो इंपॉर्टेंट याद रखेगा, फरीदाबाद है, मुरादाबाद है, मिर्जापुर और वाराणसी है। ठीक, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, कार्डमम पहाड़ी किन राज्यों की सीमा पर अवस्थित है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है कार्डमम पहाड़ी। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, कुछ जनजाति दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है। कौन सा जनजाति कहाँ पाया जाता है उससे आपको सम्मिलित करना है। जौरवा जनजाति जो है यह जो है अंडमान निकोबार में पाई जाती है। कुकी जनजाति जो है यह पाई जाती है मणिपुर में। थारू जनजाति जो है यह उत्तर प्रदेश में, और जो गोंड जनजाति है यह मध्य प्रदेश में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4-3-1-2। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, और कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए हैं ये भी जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इसका PDF भी आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे जो है इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।